एक मिनट के लिए आज का इंडिया का मैप इमेजिन कीजिए, एक सिंगल यूनिफाइड कंट्री। लेकिन क्या आपको पता है कि अगस्त 15, 1947 को जब आजादी मिली तो ये मैप ऐसा बिल्कुल नहीं था। ब्रिटिश इंडिया के अलावा इस जमीन पर 565 से भी ज्यादा आजाद रियासतें थीं। छोटे बड़े रजवाड़े जिनके अपने राजा थे, अपनी फौज थी और अपने कानून थे। एक ऐसा इंडिया जो 565 टुकड़ों में बिखरा हुआ था। तो सवाल यह है कि इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक देश, एक मैप किसने बनाया? ये कहानी है उस इंसान की, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। लेकिन इस आयरन मैन की कहानी लोहे से नहीं, मिट्टी से शुरू होती है। उनका जन्म अक्टूबर 31, 1875 को गुजरात के नाडियाद में एक किसान परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती लाइफ काफी मुश्किलों भरी थी। एलीट एजुकेशन तो दूर की बात, उनकी पढ़ाई भी आधी अधूरी और ज्यादातर सेल्फ डायरेक्टेड थी। लेकिन उनके अंदर एक आग थी, एक आजाद सोच की। वो हालात से बंधने वाले में ही थे। किताबें और ज्ञान हासिल करने के लिए वो मीलों का सफर तय कर लेते थे। उनका करियर पाथ बिल्कुल साफ था, लॉ। 22 साल की उम्र में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्लीडर का एग्जाम पास किया और गोधरा में प्रैक्टिस शुरू कर दी। धीरे धीरे मेहनत और आराम से पैसे बचाकर उन्होंने अपने बड़े सपने के लिए फंड जमा किया। और उनका सपना छोटा नहीं था। 1910 में 35 साल की उम्र में वो इंग्लैंड गए और लंदन के मिडिल टेम्पल इन में एडमिशन लिया। आप सोचिए, उस टाइम पे 35 साल की एज में एक नया सफर शुरू करना। बिना किसी पिछले कॉलेज बैकग्राउंड के उन्होंने वहां कमाल कर दिया। 36 महीने का कोर्स सिर्फ 30 महीने में पूरा किया और अपनी क्लास में टॉप किया। 1913 में जब वो इंडिया लौटे तो वो एक अलग ही इंसान थे। अहमदाबाद में उन्होंने एक बैरिस्टर के तौर पर इतनी सक्सेसफुल प्रैक्टिस जमाई कि वो शहर के सबसे महंगे वकीलों में से एक बन गए। उनकी पहचान थी उनका तेज दिमाग, उनके क्रॉस एग्जामिनेशन स्किल्स, उनके बेहतरीन वेस्टर्न कपड़े और एक अलूफ, दूरी बनाकर रखने वाला नेचर। उस स्टेज पर उनका पूरा फोकस अपने लीगल प्रोफेशन पर था। इंडिया की आज़ादी के लिए चल रहे पॉलिटिकल मूवमेंट में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक वेस्टर्नाइज्ड एपॉलिटिकल बैरिस्टर देश का सबसे बड़ा नेशनलिस्ट लीडर बन गया? उनकी जिंदगी में एंट्री हुई महात्मा गांधी की। 1917 में जब पटेल पहली बार गांधी से मिले तो वो उनके सादगी भरे लाइफस्टाइल और स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स को लेके काफी स्केप्टिकल थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे काम करेगा। लेकिन धीरे धीरे गांधी का पब्लिक सर्विस के लिए कमिटमेंट और स्वराज के लिए उनकी लगन ने पटेल को मोहित कर लिया। पटेल ने गांधी में एक अजीब सा कॉम्बिनेशन देखा, मॉरल अथॉरिटी और प्रैक्टिकल एक्शन का। और फिर वो फैसला आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पटेल ने अपनी लाखों की लीगल प्रैक्टिस, अपना शानदार लाइफस्टाइल, सब कुछ छोड़ दिया और पूरी तरह से नेशनलिस्ट मूवमेंट को समर्पित हो गए। उन्होंने वेस्टर्न सूट उतारकर हाथ से बुना हुआ खादी पहन लिया और गांधी के सबसे डिसिप्लिन्ड और लॉयल साथी बन गए। उनकी लीडरशिप का असली टेस्ट बहुत जल्दी आया। साल था 1918, जगह थी गुजरात का खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। फसल खराब होने के बाद किसानों ने ब्रिटिश सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की कि कानून के मुताबिक उनका लैंड रेवेन्यू टैक्स माफ किया जाए। जब सरकार ने मना कर दिया तो गांधी ने इस नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट की लीडरशिप पटेल को सौंप दी। ये पटेल का पहला बड़ा पॉलिटिकल मैदान था। उन्होंने हजारों किसानों को ऑर्गेनाइज किया, उन्हें हिम्मत दी कि वो टैक्स ना दें, भले ही सरकार उनकी जमीनें जब्त कर ले या उन्हें अरेस्ट कर ले। पटेल की मेटिकुलस प्लानिंग, उनका फर्म रिजॉल्व और उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के आगे ब्रिटिश हुकूमत को झुकना पड़ा। एक सेटलमेंट हुआ और गरीब किसानों का टैक्स सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जिस घटना ने उन्हें हमेशा के लिए एक नया नाम दिया वो हुई 10 साल बाद, 1928 में। ये था बरदौली सत्याग्रह। बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने लैंड रेवेन्यू टैक्स में सीधे 22% का इजाफा कर दिया था। ये एकदम गलत था। पटेल ने इसके खिलाफ नॉन वायलेंट विरोध की कमान संभाली। उन्होंने गांव के हर तबके को, मर्द, औरतें, बच्चे, सबको एक साथ लाकर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे तोड़ना नामुमकिन था। प्रोटेस्ट इतना कंप्लीट था कि सरकार के हर ऑपरेशन, प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केशन और धमकियों के सामने लोग डट कर खड़े रहे। पटेल का अनशेकेबल रिजॉल्व देखकर बरदौली की औरतों ने उनसे प्रभावित होकर उन्हें एक उपाधि दी, सरदार यानी चीफ या लीडर। बरदौली में मिली जीत ने, जिसमें टैक्स हाइक को वापस लेना पड़ा, उन्हें न सिर्फ गुजरात का बल्कि पूरे देश का एक बड़ा लीडर बना दिया। इस जीत के बाद आजादी तक सरदार पटेल इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सेंट्रल पिलर बने रहे, भले ही वो अक्सर पर्दे के पीछे से काम करते थे। 1931 में उन्हें कांग्रेस के कराची सेशन का प्रेसिडेंट चुना गया। ये वही सेशन था जहां फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसी पर ऐतिहासिक रेजोल्यूशन पास हुआ। उनका काम करने का तरीका साफ था, ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन और प्रैक्टिकल अप्रोच। जब बाकी लोग आइडियोलॉजिकल डिबेट्स में उलझे रहते थे, पटेल मूवमेंट की मशीनरी पर ध्यान देते थे।
फंड रेजिंग करना, वॉलंटियर्स को ऑर्गेनाइज करना और ये सुनिश्चित करना कि हर स्टेट यूनिट ठीक से काम कर रही है। कांग्रेस की लीडरशिप में 3 लोग अहम थे, गांधी, नेहरू और पटेल। गांधी के लिए उनका रिस्पेक्ट अटूट था, लेकिन सोशलिस्ट विचारों वाले नेहरू के साथ उनके मतभेद रहते थे, पर दोनों का मकसद एक था, इंडिया की आज़ादी। पटेल एक प्रैग्मेटिस्ट, एक रियलिस्ट थे जो एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी की ज़रूरतों को समझते थे। वहीं नेहरू का विजन ज़्यादा आइडियलिस्टिक और इंटरनेशनलिस्ट था। जब पार्टीशन का दौरा आया तो पटेल कांग्रेस के पहले लीडर्स में से थे जिन्होंने इस कड़वे सच को एक्सेप्ट कर लिया कि देश का बंटवारा शायद ज़रूरी है। उनका फैसला एक बुरा लेकिन रियल असेसमेंट पर आधारित था। उन्हें लगा कि और देरी करने से या यूनिटी बनाए रखने की कोशिश में देश एक बड़े सिविल वॉर में फंस सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है। इंटरिम होम मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने उस भयानक दौर में ऑर्डर बनाए रखने, लाखों लोगों के माइग्रेशन और सांप्रदायिक हिंसा को मैनेज करने का मुश्किल काम किया। और फिर आया अगस्त 15, 1947, आज़ादी। लेकिन आज़ादी के साथ आई एक ऐसी चुनौती जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के रूप में सरदार पटेल के सामने एक पहाड़ जैसा काम था। भारत के नक्शे पर 565 से भी ज्यादा आज़ाद रियासतें थी। ये राजा महाराजा जिनके पास अपनी सेनाएं थीं, अपने खजाने थे और अपनी जमीन पर पूरा कंट्रोल था, उन्हें इस बात के लिए राजी करना था कि वो अपनी सॉवरेनिटी छोड़कर यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल हो जाएं। पटेल ने वीपी मेनन, जो एक ब्रिलियंट सिविल सर्वेंट थे, उनके साथ मिलकर एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी अपनाई। पहला, उन्होंने राजाओं से पैट्रियोटिक अपील की। उन्हें समझाया कि एक बड़े यूनाइटेड इंडिया के निर्माण में उनका रोल कितना अहम है। दूसरा, उन्हें एक लीगल फ्रेमवर्क दिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसके तहत राजाओं को शुरुआत में सिर्फ 3 ही चीजें सरेंडर करनी थी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। बाकी इंटरनल मामले वो खुद देख सकते थे। और तीसरा, प्रेशर। उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जैसे प्रीवी पर्सेस ऑफर किए गए, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी दी गई कि अगर वो यूनियन से बाहर रहने का फैसला करते हैं तो उनके राज में जन विद्रोह हो सकता है। 1 साल के अंदर पटेल की रिलेंटलेस डिप्लोमेसी, उनकी स्ट्रेटेजिक कोहर्शन और पॉलिटिकल दांवपेच ने लगभग नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। एक एक करके लगभग सभी रियासतें इंडिया में शामिल हो गईं और देश का नक्शा वैसा बनने लगा जैसा हम आज देखते हैं। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने आसानी से हार नहीं मानी। पहला, जूनागढ़। गुजरात में वहां के मुस्लिम नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया, जबकि वहां की ज्यादातर आबादी हिंदू थी और वो स्टेट चारों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ था। पटेल ने तुरंत एक्शन लिया। जूनागढ़ की नाकेबंदी कर दी गई और एक प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें लोगों ने भारी बहुमत से इंडिया के साथ जुड़ने का फैसला किया। दूसरा और सबसे बड़ा चैलेंज था हैदराबाद। वहां के निजाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और वो एक आजाद देश चाहते थे। निजाम की पैरामिलिट्री फोर्स हज़ाकर्स ने आतंक मचा रखा था। जब हालात बेकाबू होने लगे तो पटेल ने सितंबर 1948 में पुलिस एक्शन, जिसे ऑपरेशन पोलो भी कहते हैं, का ऑर्डर दिया। इस डिसाइसिव मिलिट्री एक्शन ने कुछ ही दिनों में निजाम के शासन का अंत कर दिया और इंडिया के बिल्कुल बीच में स्थित इस बड़ी रियासत को भारत का हिस्सा बना दिया। तीसरा मामला कश्मीर का था। हालांकि इस सिचुएशन को प्राइमरीली नेहरू हैंडल कर रहे थे, लेकिन महाराजा हरि सिंह द्वारा साइन किए गए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को पटेल का पूरा समर्थन था। बाकी बड़ी रियासतों को इतनी तेजी से इंटीग्रेट करने में पटेल की सफलता ने देश को वो पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस दिया जिसकी कश्मीर में आई सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने की जरूरत थी। रियासतों को एकीकृत करके सरदार पटेल का सबसे बड़ा काम है, एक ऐसा काम जिसके बिना आज का इंडिया शायद होता ही नहीं। लेकिन उनका काम सिर्फ देश को जोड़ने तक सीमित नहीं था, देश को चलाने का ढांचा भी उन्होंने ही बनाया। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के रूप में वो एक मजबूत नॉन पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी के पक्ष में थे। उन्होंने सबके विरोध के बावजूद ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी IAS भी शामिल है, उसकी नींव रखी और उसे प्रोटेक्ट किया। वो इसे इंडिया का स्टील फ्रेम कहते थे, एक ऐसा ढांचा जो देश के एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूती दे सके। वो फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत रियलिस्ट थे। उन्होंने तिब्बत और चाइना को लेकर नेहरू को आने वाले खतरों से आगाह किया था। उनकी वो चेतावनी उनकी मृत्यु के सालों बाद दुखद रूप से सच साबित हुई। नेहरू और पटेल के बीच मतभेद जरूर थे, लेकिन उनकी पार्टनरशिप एक दूसरे के लिए जरूरी थी और वो एक दूसरे का सम्मान करते थे। नेहरू एक विजनरी थे, देश का अंतर्राष्ट्रीय चेहरा, और पटेल एक ग्राउंडेड ऑर्गेनाइजर थे, देश का डोमेस्टिक स्टेबलाइजर। दिसंबर 15, 1950 को 75 की एज में सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया। ये उस नौजवान रिपब्लिक के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था जिसे उन्होंने उसके सबसे नाजुक शुरुआती सालों में संभाला था। सरदार पटेल की कहानी सिर्फ पॉलिटिकल उपलब्धियों की नहीं है, ये कैरेक्टर, हिम्मत और एग्जीक्यूशन पर आधारित लीडरशिप की एक मास्टर क्लास है। उन्होंने कभी स्पॉटलाइट नहीं चाहा, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन के अनग्लैमरस काम में ज्यादा रुचि थी।
उनकी विरासत आज इंडिया के नक्शे में जिंदा है, एक बिखरे हुए सबकॉन्टिनेंट को एक मजबूत देश में ढालने की उनकी इच्छा शक्ति का सबूत। रियासतों को एक करके, सिविल सर्विसेज की नींव रख के और नेशनल सिक्योरिटी के प्रति बिना समझौता किए सरदार पटेल ने वो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी दी जिसकी वजह से आज़ाद इंडिया न सिर्फ जिंदा रहा बल्कि आगे बढ़ा। वो सिर्फ आयरन मैन नहीं थे, वो लोहार थे जिसने इस देश को एक आकार दिया। उनका योगदान इस सच को हमेशा रेखांकित करता रहेगा कि राष्ट्र निर्माण के सबसे अहम काम अक्सर शांत दृढ़ निश्चय और शक्तिशाली व्यवहारिक कार्यवाही से ही होते हैं।